और मेरे साथ हैं आज हुरिया। ऑल द रिलेशनशिप्स आर द सेम, लेकिन वही बात है उसमें से आप किस चीज़ को पिक करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही एक ड्रामा जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और मैं ख़ुद भी उसको देख रही हूँ, आप भी उसको देख रही हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग उस ड्रामे को देख रहे हैं और उसका नाम है जमा तकसीम। और नाम से लगता है यार ये क्या है जमा तकसीम, कोई हिसाब का ड्रामा है कोई। लेकिन जैसे उसको देखना शुरू किया एंड लाइक डे बाय डे, एपिसोड बाय एपिसोड, वो आपको अपने साथ जोड़ के रखता है। ये जो आजकल के बच्चे जनरेशन है, देर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैसिव एग्रेसिवनेस जो है काफ़ी समझे हमारी जनरेशन में, हमसे पुरानी जनरेशन में रही है, बट ऑनेस्टली उस लिहाज में आप बहुत सारी बातें दिल में रखते होते हैं, ठीक है। आप मुंह पर लिहाज दिल में जो डिफरेंट होती है वो एक रहा है हमारा एक पुराने कल्चर का समझने, और उसको सेलिब्रेट भी अभी तक किया जाता है। पीपल मिस दैट कि चलो यार मुंह पे तो लिहाज था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जगह एक वाकया हुआ था कि जब उसने खाना इतने लोगों का बनाया था तो उसने बड़े आराम से अपने हस्बैंड को जाके कहा कि अगर हर फैमिली अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना बना लिया करे, किसी पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और वैरायटी भी होगी, और जो पेरेंट्स हैं वो जिनको जिसका खाना अच्छा लगेगा वो उसके साथ खा लेंगे। तो आप क्या कहती हैं, अगर आप सास की जगह होती हैं आप क्या करती? ओवर टाइम फैमिलीज हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ पे ये नहीं हुआ। पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपने एक बच्चे पे लगाती है, द बच्चा कुड नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो। हर पर्सनैलिटी फ़र्क होती है, हर घर के हालात फ़र्क होते हैं। जो एक नया बंदा उसकी ज़िंदगी में आता है बच्चे के, चाहे वो बीवी हो या खामंद हो, वो फ़र्क होते हैं। अच्छा, इस ड्रामे में हमने एक और चीज़ देखी कि छोटी बच्ची, उसके अंदर ये आदत डेवलप हो गई है कि वो दरवाज़ों के पीछे खड़ी होकर बातें सुनती है और उसको ये, उसके माइंड में ये पता है उसको कि मैं जब किसी की बात जाके कोई ख़बर दूंगी देन आई विल गेट चॉकलेट और आई विल गेट ट्रीट। हाँ, एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल कि मुझे बहुत ज़रूरी है, ऑन टॉप ऑफ ये चीज़ें है ना, लोगों को कंट्रोल कर। और मैनिपुलेशन, राइट, मतलब ये तो बिहेवियर है ना, बातें सुनना। वो कह रहे हैं मैनिपुलेशन हो रही है कि हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे हाथ में चीज़ें तो मैं मैनिपुलेट कर सकूँ सिचुएशन को अपनी सर्वाइवल के लिए। अब हम आ जाते हैं एक ऐसा मुद्दा जो उस घर में हो रहा लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लाइक हरासमेंट। हाँ, and I'm so glad इन्होंने बड़े तमीज़ से इस टॉपिक को टच किया, बिकॉज राइट दे नॉट शोइंग कि कोई नौकर है घर का, या कोई बाहर का ट्यूटर है, या कोई कारी साहब एंड सेक्सुअल, यू नो, दिखाया। दिस इज लाइक समबडी विद इन द फैमिली, राइट। का मेरे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी फेस टू फेस भी मिलेंगे। व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज मेरे साथ बहुत दूर से किसी ने मुझे ज्वाइन किया है और ये हैं ओक्लाहोमा, यूएसए। इनकी स्पेशलिटी क्या है? बाय प्रोफेशन शी इज़ अ थेरेपिस्ट, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन हम लोगों के शौक़ मिलते हैं और वो शौक़ हैं बातें करना। और मेरे साथ हैं आज हुरिया। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग कब से शेड्यूल कर रहे थे कि हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, और आज हम स्क्रीन के थ्रू बातें कर रहे हैं। I know, it's very interesting. This is very exciting. क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखती रहती हूँ और फिर जिन सोशल इश्यूज़ के बारे में आप बात करती हैं बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा क्यों ना हम इसको एक पॉडकास्ट के थ्रू लेके चलते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ आप देखें सोशल मीडिया पे और हमारे वैसे मीडिया पे, हमारे टीवी पे बहुत से ड्रामे आते हैं जो कि बस एवं टाइम पास होते हैं। लाइक आप खोलते हो, आप एक आधी एपिसोड देखते हो और फिर आप कहते हो यार ये क्या, ये वही सास बहू, ये वही एक हस्बैंड, उसकी आगे से एक बीवी और दो मशूकें, और किसी का कोई अफेयर और ब्ला ब्ला ब्ला, और एक लड़का और उसकी 4 कज़नें जो उस पर मर रही हैं, यही सब चल रहा होता है। नो, दैट्स फॉर श्योर। और ऑल द रिलेशनशिप्स आर द सेम, लेकिन वही बात है उसमें से आप किस चीज़ को पिक करके प्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ टॉपिक वर्थ इस पे आप एक स्टोरी बना के उससे आगे ब्रॉडकास्ट करें। और अब तो इट्स नॉट जस्ट कि खाली एक मुल्क में,
ग्लोबली आप उसको ब्रॉडकास्ट करें, राइट स्नेहा? क्योंकि हमारी ना एक कहते हैं छाप बनती जा रही है कि पाकिस्तान में तो यही है कि एक कज़न है, 10 लड़कियां उसके पीछे पागल हैं और सारी कज़नें हैं और कोई कॉलेज की लड़की, या फिर एक हस्बैंड है उसका बाहर भी चक्कर चल रहा है, उसने 2-3 शादियां भी की हुई हैं। यही कुछ बनता जा रहा है क्योंकि ड्रामे हमारे इंटरनेशनल देखे जाते हैं और दैट इज़ वेरी बैड रेपो विच वी आर क्रिएटिंग थ्रू दिस मीडिया के बस यही 2 चीज़ें हैं या सास बहू के झगड़े हैं और कुछ नहीं है। हाँ. And I think, and I mean, honestly, I take drama as entertainment, right? I Yeah. mean, I'm not saying that they have to be documentaries, but some of the topics are so problematic. एक तो ये कि it reflects कि लोग क्या देखना चाहते हैं, which is also kind of problematic कि अगर लोग देखना ही ये चाहते हैं, right? But I really believe कि जो ड्रामे एक्चुअली उठते हैं या पॉपुलर होते हैं, they really are on good topics. So that gives me a lot of hope. Like I don't watch every पाकिस्तानी ड्रामा, हर मैं नहीं देख रही होती, लेकिन मैं हमेशा वो पिक करती हूँ जिसकी ऑब्वियसली आपको कास्ट अट्रैक्ट करती है, यू नो, यू स्टार्ट वॉचिंग इट, आपको लगता है चलो अच्छा है तो आप कंटिन्यू करते हैं। और मेरे ख्याल में जो बहुत पॉपुलर ड्रामे होते हैं, दे ऑलवेज हैव थोड़ा सा उसमें एक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज या एक अच्छा एसेंस होता है। बिल्कुल। सो दैट गिव्स मी होप कि एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन अ लॉट ऑफ आवर जो हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं वो उसी ड्रामे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली किसी तमीज़ा टॉपिक पे, अच्छे टॉपिक पे बनाया जा रहा है। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्क माशूकी और वो एंग्री यंग लवर वाला जो ड्रामा है वो बहुत अच्छा सेल होता है, कैसे तभी बनता है, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि लोग अच्छे टॉपिक्स वाले ड्रामा को भी देखते हैं और यू नो प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही एक ड्रामा जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और मैं ख़ुद भी उसको देख रही हूँ, आप भी उसको देख रही हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग उस ड्रामे को देख रहे हैं और उसका नाम है जमा तकसीम। और नाम से लगता है यार ये क्या है जमा तकसीम, कोई हिसाब का ड्रामा है कोई, लेकिन जैसे उसको देखना शुरू किया एंड लाइक डे बाय डे, एपिसोड बाय एपिसोड, वो आपको अपने साथ जोड़ के रखता है। I think it's very interesting क्योंकि अभी तक I can't tell कि which way they're gonna take the message, which kind of keeps me hooked to it कि you know, मतलब अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस साइड पे हैं इस स्टोरी के, या क्या दिखाना चाह रहे हैं, या क्या वो उसका एंड पे रिजल्ट दिखाएंगे। सो विच इज़ वेरी नाइस क्योंकि हर बंदे को अपना सोचने को उसमें स्पेस मिल रहा है। मतलब ऐसी स्टोरी नहीं है जिसमें आपको दे लगे अच्छा अब तो यही होगा। हाँ एग्जैक्टली, लाइक मैं एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टेड हूँ कि जो अभी लगता है बहुत सोच के बनाया गया ड्रामा, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल थॉट आउट ड्रामा। सो इसलिए मैं बहुत शौक से देख रही हूँ कि व्हाट मैसेज आर दे गोइंग टू एंड पे क्या वो देंगे, कि उनका क्या एनालिसिस होगा या क्या एक वो फाइनली उसका कंसेंस, इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं ना। क्योंकि उन्होंने देखें जैसे एक कंट्रास्ट दिखाया। मैं आपसे पूछती हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक इन अ रियल लाइफ देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन 2 फैमिलीज़। एक जो है बहुत छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्ची, दैट्स इट, पढ़े लिखे दोनों, और उनमें वो नहीं है कि इसको बस कहते हैं ना कि मुट्ठी में बंद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जो फैमिली है वो माशाल्लाह इज़ अ जॉइंट फैमिली, इज़ अ बिग फैमिली, लाइक 13-14 लोग हैं उस फैमिली में। और जब इनकी बात होती है, रिश्ता आता है, तो बाप का सबसे पहला और माँ का सबसे पहला कंसर्न यही था कि इतनी बड़ी फैमिली में तुम कैसे हैंडल करोगी। आई थिंक वो फ्रॉम द गेट को उसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट थी ऑनलाइन इसी टॉपिक पे, बिकॉज यू नो एज इट्स अनफोल्डिंग ऑब्वियसली और भी बातें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला उसमें टॉपिक ही ये था कि मैच्योरिटी जो होती है एक यू नो एक पेरेंटल जनरेशन की और एक हमारी, मतलब एक्चुअली ये हम थोड़ी यंगर जनरेशन दिखाई गई है, लाइक आई एम अ मिलेनियन की थोड़ा सा हमने छोटा दिखाया है, यू नो हमसे एक जनरेशन छोटे जो बच्चे हैं, कि बड़े लोग किस तरह से सोचते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द कंसर्न्स जो वो देख रहे होते हैं कि एक रिलेशनशिप जो कि बन रहा है, और बच्चे किस तरह से इमोशनली सोच रहे होते हैं, राइट। एंड आई थिंक एवरी जनरेशन इज द सेम थिंग कि आप उस एज में इन योर 20s या 30s आप जब प्यार में पढ़ते हैं तो आपको कितना लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे एंड यू मेक इट वर्क, लेकिन जो लोग उस फेज से गुजर चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी के, दे रियलाइज कि इट्स नॉट दैट ईजी। सो I'm gonna put in my perspective as you know हम लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, ऑल्सो हमारी जनरेशन मिलेनियल्स इज अ जनरेशन दैट काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन हो रहा है कल्चर में, ठीक है। हम यहाँ वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जिसे कहते हैं, और हम जब यू नो when I was growing up, my grandmother, मेरी दादी used to live with us, so we came from the collectivist culture.
अब एक ट्रांजिशन आ रहा है जो मेरे बच्चे होंगे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, ठीक है। बिल्कुल। सो आई थिंक दे हैव शोन दैट जनरेशन जो कि उस बीच में से गुजर रही है। एक ट्रांजिशन हो रहा है पाकिस्तान में भी। सो दैट इज़ वाई आई एम लविंग दिस टॉपिक कि दोनों साइडों का उन्होंने बड़ा तमीज़ से दिखाया है। बट टू बिगिन विद कि वो बच्चे जो हैं देर फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक माइंड सेट उस जनरेशन के हैं, और माँ बाप जो है वो बिल्कुल दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। एक बहुत कलेक्टिविस्ट कल्चर में अभी तक रहती है, एक जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट फेज से गुजर चुकी है। दे हैव लिव्ड अलोन, यू नो, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहे हुए हैं। सो यू सी द कंसर्न्स, यू सी द एक्सपेक्टेशंस ऑन बोथ साइड्स टू बिगिन विद। हाँ, और पेरेंट्स की एज में भी फ़र्क है। यानी लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े यंगर हैं, मोर एजुकेटेड हैं, और जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो उनका सबसे छोटा बेटा है, उनके और बड़े बच्चे भी हैं, तो वो अपने आप कह लो 60s में हैं, और ये लोग जो हैं ये लगते हैं जैसे अभी 50 के भी अभी मुश्किल से ही हैं। तो वो भी, हाँ, वो भी एक डिफरेंस आ जाता है। सो बेसिकली हम 3 जनरेशंस देख रहे हैं, हाँ, ठीक है। 3। एक जो लड़के के पेरेंट्स की हैं, फिर एक जो लड़की के पेरेंट्स की हैं, विच इज प्रॉब्ली क्लोज टू माय जनरेशन, राइट। जनरेशन एक्स होगी या मिलेनियल होगी, एंड देन भी ये जो बच्चे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपके ओपिनियन में ये जो ड्रामा है ये कल्चरली दिखा रहा है कि लाइक ये मोर रियलिस्टिक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली इट्स अ मोर क्लोज टू द रियलिटी? I think that was my most favorite part about this drama कि उन्होंने कहीं कुछ ओवर ड्रामाटाइज नहीं किया हुआ कि उन्होंने किसी राल को बहुत कोई ईवल दिखा दिया है, हाँ, या लड़की के मामलों को बहुत एक्सट्रीम मॉडर्न दिखा दिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत रियलिस्टिक है। हाँ, कहीं पे ये नहीं लगता कि अच्छा ये क्या इन्होंने छोड़ दी है, ये क्या गप मार दी है, ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअली ऐसे ही चीज़ें होती हैं, और एक घर में जैसे उनकी 2 बड़ी बहुएं हैं, अब उसमें भी दिखाया है कि जो एक थोड़ा सा वेल टू डू होता है, हाँ, वो उसकी बीवी हमेशा दूसरी पे थोड़ा रोब जमाने की कोशिश करती है। आई थिंक एक्चुअली बल्कि एंड दे हैड टू ड्रामाटाइज टू मेक इट प्रोमिनेंट कि वो बिहेवियर्स क्या होते हैं। जाहिर बात है कभी कभी इतना ओवर्टली नहीं होता कि आप ताने मारते हैं, यूँ हरकतें करते हैं, लेकिन बेसिकली एसेंस दिखाया गया है कि बहुत पैसिव एग्रेसिवली इस तरह से डायनामिक्स होती हैं। बिल्कुल। और उस लड़की ने, जो नई बहू आई है, शी ट्राइड हर बेस्ट टू डू थिंग्स, तो वो उसको सिखाने के बजाय कि चले हम इसको सिखाते हैं, दे आर टेस्टिंग हर। एंड फिर वो दिल बर्दार, मतलब फिर वो उसने हार्ट लूज कर लिया कि आई ट्राइड माई बेस्ट एंड नाउ दे आर नॉट गेटिंग एनी थिंग, सो मुझे अब और एफर्ट ही नहीं करनी। क्योंकि वही बात है कि ये जो आजकल के बच्चे जनरेशन है, देर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैसिव एग्रेसिवनेस जो है काफ़ी समझे हमारी जनरेशन में, हमसे पुरानी जनरेशन में रही है, बिकॉज सिर्फ हम अपने कल्चर की कुछ अच्छी बातें कहते होते हैं कि लिहाज, बट ऑनेस्टली उस लिहाज में आप बहुत सारी बातें दिल में रखते होते हैं, ठीक है। आप मुंह पर लिहाज और दिल में जो डिफरेंट होती है, वो एक रहा है हमारा एक पुराने कल्चर का समझ में। बिल्कुल। और उसको सेलिब्रेट भी अभी तक किया जाता है। पीपल मिस दैट कि चलो यार मुंह पे तो लिहाज था, ठीक है। तो आई फील लाइक कि वो पैसिव एग्रेसिवनेस वहीं से आ रही है कि मुंह पे बहुत लिहाज है बहुओं का और यू नो टुवर्ड्स सास, लेकिन तरीके से हर बात कही जा रही है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत हमसे पुराने ज़माने की, हमसे एक जनरेशन पुरानी काफ़ी बड़ी मेन थीम थी हमारे कल्चर में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जगह एक वाक़या हुआ था कि जब उसने खाना इतने लोगों का बनाया था, तो उसने बड़े आराम से अपने हस्बैंड को जाके कहा कि अगर हम हर फैमिली अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना बना लिया करे और किसी पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और वैरायटी भी होगी, और जो पेरेंट्स हैं वो जिनको जिसका खाना अच्छा लगेगा वो उसके साथ खा लेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक? तो लड़के को तो बात समझ आई, लेकिन आप क्या कहती हैं? अगर आप सास की जगह होती, आप क्या करती हैं? So that's what I'm saying. I like the honesty. ये चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी लगाई थी कि जो डिसऑनेस्टी से उन्होंने एक माइंडसेट दिखाया है ना, जो लड़के के पेरेंट्स हैं, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट जनरेशन, आई विश आई डिड, लेकिन उस जनरेशन के जो फियर्स होते थे कि अगर ये चीज़ करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, अगर खाना किचन अलग होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और इसका मतलब है फैमिली अलग होगी, ठीक है। तो वो जो फियर्स उन्होंने वो दिखाएंगे, वो जो कंट्रोल माइंडसेट से ज़्यादा वो ये था कि यू नो आई डोंट वांट दिस सिस्टम की सिस्टम हिले। सो कहते हैं ना, इकट्ठे में बरकत होती है। हाँ, आप लेकिन बरकत का क्या मतलब है? बरकत का मतलब है कि दे डिड नॉट वांट फैमिली सिस्टम टू डिवाइड। वो नहीं चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर घर में आए और हर बंदा अपना अपना करे, बिकॉज
आई ऑल्सो थिंक कि वो जो जनरेशन थी उसमें माँ का स्पेशली रोल, इनफैक्ट यू नो बाप का भी सर फैमिली में दिखाया है कि वो इकट्ठा बिजनेस था, तो पूरा फोकस वॉज ऑन रेजिंग किड्स. दिस इज ऑल दे डिड इन देयर लाइफ. एक वो कहते हैं ना अपने गोल्स, अपनी वो नहीं थी उस जनरेशन में. एटलीस्ट इस फैमिली में उन्होंने वो दिखाया कि वो फैमिली जिसमें पूरा गोल सिर्फ बच्चों पे था. पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है लगा के बच्चे को बाहर भेज दिया, वो जो बड़ा वाला बेटा है. एंड यू नो दे थिंक दैट्स व्हाट देयर लाइफ, द होल कहते हैं ना निचोड़ ज़िंदगी का बच्चे थे. सो जो उस फैमिली की जो सोच थी वो वहाँ से निकलती कि जब सब कुछ ये बच्चे ही थे तो हाउ कैन यू लेट गो ऑफ इट, राइट? सो टू मी आई लव दैट, यू नो दैट ऑनेस्टी कि हर ससुराल और सास जो उस जनरेशन के होते हैं वो इवन नहीं होता है. दे हैव अ वे ऑफ लाइफ दैट दे डिड, राइट? एक तरीके से उन्होंने अपने बच्चे पालने, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ यही था, फैमिली एंड बच्चे. अब आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड. हाँ, लेकिन हुरिया आपको लगता है कि जब हम किसी के साथ, अपनी औलाद के साथ स्पेशली, जब हम बहुत कुछ उनके लिए करते हैं और फिर हमारी उनके साथ एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही होती हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है तो इन रिटर्न दे हैव टू डू सेम अमाउंट ऑफ थिंग फॉर अस, इज इट राइट? And I really think I never go in a black and white answer. देखो, this is why there's a flux in Pakistan, एक change आ रहा है, ठीक है? अगर right होता सबके लिए तो फिर हम वही रहते हैं, ठीक है? Over time families had experiences जहाँ पे ये नहीं हुआ. पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपने एक बच्चे पे लगाती है, the बच्चा could not meet your expectations, you know? हर पर्सनैलिटी फ़र्क होती है, हर घर के हालात फ़र्क होते हैं. जो एक नया बंदा उसकी ज़िंदगी में आता है बच्चे के, चाहे वो बीवी हो या खामंद हो, वो फ़र्क होते हैं. So obviously it wasn't working out for a lot of people. तभी एक चेंज आ रहा है कि अब पेरेंट्स, अब it's not like कि बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, पेरेंट्स भी चेंज हो रहे हैं. I'll talk about our generation कि I think मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ये है कि मैंने अपनी लाइफ साइड पर बनानी है. I can't just expect कि मेरा बच्चा वही जो मुंह का लिहाज जो है वो आप that's a risk that my generation is not willing to take. और जो पुरानी जनरेशन उन्होंने दिखाई है वो लेते थे वो रिस्क, क्योंकि उनको शुरू में दे हैड सच अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि हमारा बेटा, लेट्स फोकस ऑन द बॉयज़ बिकॉज कलेक्टिव फैमिली में लड़कों पे ज़्यादा होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली कि हमारा बेटा कभी इस लिहाज को ख़त्म नहीं करेगा. बट पीपल हैड एक्सपीरियंसेस, सो इज़ इट ट्रू, इज़ इट सही? दैट्स काइंड ऑफ टू मी इज़ अ वेरी ब्लैक एंड वाइट आंसर. बात ये कि हर फैमिली के लिए इट डजंट वर्क आउट, फॉर सम डे इट डज. उसके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इन माई ओपिनियन, राइट? उस मूल लिहाज के भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस वेस्टर्न कल्चर में बैठी हुई हूँ, बहुत पॉजिटिव थे. एज आई एम गेटिंग ओल्डर, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, देयर लीविंग, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ थिंग्स नाउ, क्लोजर देन टू माई यंगर साइड. And our fears are very different, and now you look back कि अच्छा मे बी कलेक्टिविस्ट कल्चर के अपने प्रोज थे which we have kind of left behind. बट ये होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, लाइक नॉट एक्सपेक्टेशंस बट वी इन्वेस्ट आवर टाइम सो मच, लाइक आवर लाइफ इज जस्ट अराउंड देम ऑल द टाइम. एज अ मदर यू लेफ्ट एवरीथिंग एल्स, दैट बच्चे के स्कूल का टाइम ये है तो मैंने उसके बीच में जो काम करने हैं, मैंने उसके बीच में खाना भी रेडी करके रखना है, मैंने घर भी साफ़ करना है, मैंने सारे जो काम है वो मैंने उसमें करने हैं. लाइक मैं इसके अलावा अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने में नहीं जा सकती बिकॉज मेरे बच्चे के आने का टाइम है. उसके बाद अगर मेरे बच्चे के स्कूल क्लब्स हैं तो मैंने उसको भी अकोमोडेट करना है. वीकेंड पे बच्चों का कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कुछ भी हो रहा है, मैंने उसको भी अकोमोडेट करना है. सो माई लाइफ इज़ जस्ट अराउंड दैट. और फिर जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं एंड दे हैव देयर ओन लाइफ, और वो थोड़े जैसे कहते हैं ना कि हाथों से छूट जाते हैं, नॉट निकलते लेकिन वो छूट जाते हैं, मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट वो उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने फ्लोट होना है, एंड वी नीड टू लेट देम फ्लोट. और जब बच्चे फ्लोट हो जाते हैं देन हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता. देन वी फील कि अब क्या करें, लाइक अब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए. पिक एंड टॉप्स ख़त्म हो गए हैं, लाइफ उनके अराउंड जो घूम रही थी वो ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूं. फिर बहुत सी माएँ डिप्रेशन में जाना शुरू कर देती हैं बिकॉज दे डोंट, उन्होंने कुछ और सीखा ही नहीं होता करने के लिए. And I think there's a lot more awareness because at least my generation we talk a lot about this, right? Because that mother जो लड़के की माँ ने दिखाई है जमा तकसीम में, exactly what she's going through. बिल्कुल. और इसलिए मुझे I have a lot of sympathy for that generation because that's all they knew. उन पे expectation भी वो नहीं थी कि तुम्हारा यही काम है, बस बच्चे
अच्छे होंगे बुरे होंगे ये तुम पे, राइट? बिल्कुल। ये माँ के ऊपर प्रेशर था। बिल्कुल। सो दे डिड इन्वेस्ट देयर लाइफ इन इट। और फिर उसके बाद जब ट्रांजिशन आया जनरेशंस का, जिस तरह से इस फैमिली में दिखाया गया है कि अब एक उनका सबसे छोटा बच्चा है, इट्स जनरेशन एक्स या जो भी है, तो अब इस द प्रॉब्लम इज के इन रियलिटी हमारी जनरेशन इज रेजिंग किड्स टू बी इंडिपेंडेंट। हमारी ज़िंदगी का गोल ही है कि बच्चे हमारे सक्सीड करें इन अ कैपिटलिस्ट मार्केट, इंडिपेंडेंट हो किसी पर। जब आप उस एक्सपेक्टेशन से बच्चों को रेस करते हैं तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि एंड का रिजल्ट क्या होगा? नाउ अगेन लाइक यू सेड कि वो हाथ से निकल नहीं रहे होते, लेट्स नॉट मेक इट अ नेगेटिव थिंग, दिस इज व्हाट वी हैव वर्कड हार्ड फॉर आवर किड्स टू बी। बिल्कुल। And I think our kids, inshallah, will be really good kids and they'll be caring. Lekin they'll be independent, which means they'll probably not need you. And when the new person, the partner, comes in their life, that will be the nuclear family, whether you like it or not. बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इसको अपने माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, इस ड्रामे में हमने एक और चीज़ देखी कि छोटी बच्ची, उसके अंदर ये आदत डेवलप हो गई है कि वो दरवाज़ों के पीछे खड़ी होकर बातें सुनती है। और वो इतनी छोटी बच्ची है और उसको ये, उसके माइंड में ये पता है उसको कि मैं जब किसी की बात जाके कोई ख़बर दूंगी, देन आई विल गेट चॉकलेट और आई विल गेट ट्रीट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, have you ever lived in a combined family system? नहीं। Do you have like families, or maybe you were separate but you had family that lived together, मतलब खालाएं मामू या ऐसे कहीं पे? हाँ। So basically मेरी फैमिली वाज अ न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ऑफ मेरे अब्बू की जो जॉब थी, हम लोग अलग अलग रहे थे, ठीक है? लेकिन जो बाकी मेरी फैमिली थी, नॉट बाय ददियाल बट तनियाल, वो बहुत साथ रहते थे, एक घर में नहीं रहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज, और अभी भी बहुत क्लोज हैं, ठीक है? सो आई हैव सीन बच्चे जो उस कल्चर में बड़े होते हैं वो बहुत फ़र्क होते हैं, बिकॉज हु आर देयर रोल मॉडल्स, राइट? दे सी देयर नॉट जस्ट देयर पेरेंट्स बट देयर सो मेनी अडल्ट्स अराउंड देम। तो एक माइंडसेट होता है बड़ों का आपस में इंटरेक्शन का, जो वो देख रहे होते हैं रिलेशनशिप, प्रोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं नेगेटिव में बात नहीं कर रही हूँ, दे पिक इट अप वेरी अर्ली ऑन एज कम्पेयर टू पीपल लाइक बेबी मी, जिसको हम एक अम्मा अब्बा के साथ अलग इसमें घर में रहे हैं और बहुत एक डिस्टेंस रहा होता है, और आपको एक्चुअली हमारे घर में तो पसंद भी नहीं किया था कि पेरेंट्स बैठे हों या उनके दोस्त बैठे हों तो आपके साथ बैठ के बातें सुनें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम यू जस्ट कांट अवॉइड इट। वी कांट अवॉइड इट। लेकिन आपको लगता नहीं कि इसमें उसकी माँ की गलती है, बिकॉज शी सेंड हर टू लिसन व्हाट इज हैपनिंग? आई मीन इसको वही बात है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या पॉजिटिव, लेकिन ऑल्सो सर्वाइवल मैकेनिज्म। आसान नहीं होता कंबाइंड फैमिली में ये सर्वाइव करना। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, व्हेनेवर देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमंस देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉलिटिक्स चलेगी, ठीक है? बिल्कुल। तो अगेन उसको शायद मे बी आई एम एन एम्पैथ, लेकिन ये कि लोग उसको वही बात है पैसिव एग्रेसिवनेस कहते होते हैं, टॉक्सिक कल्चर कहते होते हैं, राइट? आई एग्री विद दैट। आप जो छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जी एक हमने एक एजेंडा लेके चलना है और हमें यूँ बातें निकलवानी है, डेफिनेटली इट कैन विच तो आई गेस विच इज ड्रामे में ये दिखा कि इट गेट्स टू अ टॉक्सिक पॉइंट जहाँ पे वो बच्चे जो हैं किसी के सगे ही नहीं हैं, मतलब उनको उन रिलेशनशिप में पॉजिटिव देखने के बजाय नेगेटिव ही देख रहे हैं। लेकिन वही लुक एट द टू वे इंट्रैक्शन, हम थेरेपी में जब सीखते हैं ना तो एक खाली वन वे एरो नहीं होता, जिनके साथ वो कर रहे होते हैं वहाँ से भी आपने देखना होता है कि वहाँ से क्या आ रहा है। सो दिस फैमिली विद द छोटी बच्ची, यू सी कि उसमें उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है एंड हाउ शी हैज टू सर्वाइव इन दैट। सो दिस इज हर काइंड ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म। और विद टॉक्सिक कल्चर को में सर्वाइव करने के लिए यू राइट, शी इज काइंड ऑफ पासिंग ऑन दोस ट्रिक्स एंड पर्सनैलिटीज टू हर किड्स। तो उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ जाएगी कि मैंने चाहते ना चाहते हर किसी की बात सुननी है। हाँ, देखिए बात सुनने का क्या मतलब है, इट्स अबाउट एजेंडा लेके चलना, राइट? हाँ, कि मुझे पता हो कौन कैसे चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। हाँ, एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल कि मुझे बहुत ज़रूरी है ऑन टॉप ऑफ ये चीज़ें है ना, लोगों को कंट्रोल कर, और मैनिपुलेशन, राइट? मतलब ये तो बिहेवियर है ना, बातें सुनना, वो कह रहे हैं मैनिपुलेशन हो रही है। बिल्कुल। हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे हाथ में चीज़ हो तो मैं मैनिपुलेट कर सकूँ सिचुएशन को अपनी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं एक ऐसा मुद्दा जो उस घर में हो रहा लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लाइक हरासमेंट। और कहते हैं ना, जो हरास करते हैं वो बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के लोग होते हैं, राइट?
और उस बच्ची के साथ बचपन से हो रहा है, बिकॉज द बॉय सेड कि मैंने उसको बचपन से डरा के रखा हुआ है. राइट. एज अ माँ, एक माँ को नज़र नहीं आता, या वो देखना नहीं चाहती, या उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता. हाँ, इट्स एंड आई एम सो ग्लैड इन्होंने बड़े तमीज से इस टॉपिक को टच किया, बिकॉज राइट दे नॉट शोइंग कि कोई नौकर है घर का, या कोई बाहर का ट्यूटर है, या कोई कारी साहब एंड सेक्सुअल दिखाया. दिस इज लाइक समबडी विद इन द फैमिली, राइट. एंड दे रेज टुगेदर. दे वर रेज्ड टुगेदर. और बहुत समझे कि इसका क्या मतलब है कि कंबाइंड फैमिली में जहाँ पे 10 एडल्ट्स होते हैं, इतनी आंखों के सामने भी यू मिस दीज थिंग्स बच्चों के ऊपर, राइट. सो अल्टीमेटली वही बात है कि रेजिंग किड्स टू मी इज ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम जो है ना वो बच्चे पालना. इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा बुरा करेंगे तो आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं. लाइक वही बात है कि उस लड़के ने किया, इसका मतलब ये नहीं उसके माँ बाप ने नज़र नहीं रखी या वो अच्छे नहीं थे, जो भी था. लेकिन बात ये होती है कि यू हैव टू डू योर बेस्ट. सो ठीक है, एक जनरेशन में मान सकती हूँ मे बी जो उसके दादा दादी दिखाएं कि उस जनरेशन में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बातें डिस्कस की नहीं जाती थी. लेकिन मैं कहती हूँ कि अब हमारी जनरेशन में इतनी बातें पिछले 10 सालों से, हमसे पहली जनरेशन में भी इतनी बातें खुल के आ गई हैं कि अब माओं का ना नज़र रखना टू मी इट्स केयरलेसनेस, या अब ये सोचना कि हमारे घर में नहीं होगा. आप जब 24 घंटे इतने किस्से सुनते हैं, एक्चुअली आई एम बैफल्ड कि आई बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी भी आप पाकिस्तान जाएँ तो स्ट्रेंजर्स आर रेजिंग किड्स. मतलब आपके काम वाले या नैनीज होती हैं, जो भी होती हैं, चलो घर में तो सो होता है, लेकिन पीपल अभी भी स्टिल ट्रस्ट. तो मैं आपसे पूछूं कि इससे क्या एक्सक्यूज लगता है इस बात का, आफ्टर वी नो एवरीथिंग दैट हैपन्स. आप आप जो माहौल में रह रहे होते हैं ना, तो आपको उसकी जैसा एक वो भी है, डायलॉग भी है कि आप जब गंद में रह रहे होते हैं तो आपको गंद नजर भी नहीं आती. यानी जब स्मेल आती है तो थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद आप यूज टू हो जाते हो. सो आप और मैं यहाँ बैठ के, बाहर बैठ के बहुत सारे हम लोग कमेंट दे सकते हैं कि ये माई पाकिस्तान की ये है वो है, लेकिन ये हर जगह होता है. आई थिंक टू मी अब जब इतनी डिस्कशन हो चुकी है तो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए. तो अगर आपने सवाल ये पूछा था कि उसको नज़र नहीं आ रहा था या वो इग्नोर कर रही थी, ठीक है, सर्टन आई सीन दिस पीपल कि कुछ बातें इतनी आपको खौफनाक लगती है कि आप चाहते भी नहीं सुनना. इनफैक्ट मैंने ये इस माँ को कहते हुए सुना है कि मुझे ना बताओ, मैंने नहीं सुनना. लाइक हमारे सर्कल्स में हम कभी बात कर रहे हो कि यार ये हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, लाइक मुझे नहीं सुनना जब तक नजर नहीं आएगा. एंड लाइक शॉक, टू मी दैट्स अ शॉक कि मैं इस रात को बंद करके बच्चे नहीं पा सकती, लेकिन लोगों के लिए वो कंफर्टिंग वो होता है कोपिंग स्किल. वो कहते हैं ना कि ला इल्मी, सम टाइम ला इल्मी इज़ अ नेमत, कि अगर मुझे कुछ किसी के बारे में नहीं पता तो मैं अपने एक वो कहते हैं ना कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली बिल्ली को देख के और उसको लगा कि बिल्ली है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत जनरेशन पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव की हैं. हाँ, तो औरतों का बिलीव ये भी होगा कि अच्छा कुछ नहीं है, चुप करके बैठो, हो जाएगा. अच्छा, अब अभी तक उस ड्रामे में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे कि हमारे बेटे ने कुछ गलत किया है, और उसकी लड़के की माँ अभी भी अपनी देवरानी को ये कह रही है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, एंड शी अज्यूम थिंग्स. और मैंने एक बीमारी देखी है उसके अंदर ना, लड़कियां लोग खुद से चीज़ें बना लेते हैं. तो वो उल्टा उसी को गलत, मतलब वो मान ही नहीं रही है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है. Again, like I guess just because of my field, I think about in more psychological terms, a coping skill, right? मानने का मतलब क्या है कि that's traumatic. उसको हेड ऑन फेस करना जो है वो कितना मुश्किल है किसी पेरेंट्स के लिए, ये भी कि हमारे बच्चे से गलती हुई है, राइट. हाँ. हर किसी का नहीं हौसला होता, किसी का भी हौसला नहीं होता. नोबडी, कोई सुनना नहीं चाहता कि हमारे बच्चों ने कोई गलत काम किया. तो एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि अदर एक्सक्यूजेस ढूंढने, उस पर पर्दा डालने. उसको पता भी होगा ना तो वो कोशिश करिए कि बस जो सच मैं बना रही हूँ उसको मान लें, ताकि ये बम ना फटे. और मैं तो इसको बहू बनाना चाहती हूँ. मतलब अगेन एक कल्चर का, एक माइंडसेट का कोपिंग मैकेनिज्म कि बस ये जो बम फट रहा है ना, ये बम ना फटे और उस पर पर्दा डाल दो ताकि आंखें बंद कर लो और सब कुछ ठीक चलता रहे. लेकिन बात वही होती है कि बाकी सब के लिए ठीक चलता रहे, लेकिन इस सब में जो पहले होता है वो ये है कि जिस बच्चे पे गुजर रही होती है, जिस लड़की पे गुजर रही होती है, अल्टीमेटली सारा उसके हिसाब पे होता है. बिल्कुल ठीक है, बाकी और किसी को डील नहीं करना पड़ा, लेकिन वो तो डील करेगी पूरी जिंदगी. अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, आई थिंक आपको भी वो अच्छी लगी होगी, कि जब वो लड़का हॉस्टल गया
and what happened with him, it was a, first of all, it was a lesson. It was a realization कि जिस डर में, जिस खौफ में वो लड़की जीती आई है, he have to face that. हाँ, आई मीन ऑब्वियसली हर सिचुएशन की आइडिया नहीं होती कि फ़ौरन ही आप पे अल्लाह में जो है ना आपको सीवन तिक। Karma. हाँ, लेकिन कारमा फ़ौरन नहीं आता होता, बल्कि मेजॉरिटी नहीं आता होता। लेकिन ये कि उन्होंने बेसिकली वही दिखाया है कि जब एक परपेट्रेटर भी विक्टिम बनता है तो उस पे क्या गुजरती है, द रियलाइजेशन कि आपने अगले बंदे पे। लेकिन द अदर थिंग टू सी इज़ कि आप जब होते हैं, व्हेन यू आर द हरासर, द लैक ऑफ एम्पैथी यू हैव, राइट? So I always think about this, people who are, you know, rape perpetrators होते हैं, criminals होते हैं, कि किसी को मारते हैं तो आप कितनी ह्यूमैनिटी से दूर होते हैं या इमोशन से दूर होते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। सो एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड लाइक, यू नो, सम ऑफ दीज आर लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज, इनको माना जाता है। तो बिकॉज आप बिल्कुल, आपका माइंड से बिल्कुल फ़र्क होता है, आप में एम्पैथी नहीं होती है, आप कंप्लीटली एक कहते हैं ना एक सेपरेशन होती है उसमें, एनी काइंड ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस फॉर योर विक्टिम। सो उन्होंने बड़ी क्विकली फ्लिप किया है उस लड़के को फ्रॉम अ परपेट्रेटर और अ क्रिमिनल टू अ विक्टिम, एंड द डिफरेंस इन हिज इमोशनल्स के, यू नो, उसने किस तरह से फील किया और किस तरह से बिल्कुल लैक ऑफ एम्पैथी से ठक करके विक्टिम मोड में आ गया। देन द रेस्ट इज द शो कि नाउ ही कैन कनेक्ट द डॉट्स कि वो लड़की किस उससे गुजर रही थी। अच्छा, अब जो इस वक्त जो ड्रामा अब जिन एपिसोड से निकल रहा है, चल रहा है कि एक एक करके फटाफट सब लोग घर से चले गए, और जो बाप ने कहा कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, उस पॉइंट पे आपको क्या लगा कि इज ही राइट और रॉन्ग? अगेन टू मी फॉर दैट जनरेशन, सो मेरी बहुत एम्पैथी है डिफरेंट जनरेशन के साथ, बट फॉर दैट जनरेशन आई थिंक दे आर राइट, बिकॉज दिस इज हाउ दे वर सेट अप। एंड और एक मतलब वाकई इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि अगर अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप एक बच्चे पे लगाते हैं, टू मी दैट्स फेयर कि अब द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट कि यू नो हमने अगर सब कुछ तुम पे लगाया, देन दिस इज़ अ कलेक्टिविस्ट, यू नो, एक कल्चर है, एक यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है इस घर में, जो सब कुछ हमारा है। अगर एक बच्चा है तो देन ऑब्वियसली अगर वो बच्चा कुछ बनाएगा तो वो सब करे, ठीक है। मसला ये होता है कि ये बातें डिस्कस नहीं होती हैं। इट वॉज काइंड ऑफ जस्ट इस फ्लो में कल्चर में चल रहा था, वो जनरेशन ऐसी वो हो गया। सो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर दैट कपल जो सास थे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्रीड विद मी ऑनलाइन क्योंकि कहता नहीं ये बहुत टॉक्सिक है। आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट। विच कपल? सॉरी, जो पेरेंट वो थे, इन-लॉज थे, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की के, अच्छा लड़के के, जावेद शेख और वो, हाँ ठीक है। हाँ, पीपल डिसएग्रीड कि क्योंकि दे फेल्ट ये बहुत टॉक्सिक है इनका घर और बिल्कुल सही कर रही है लड़की। और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि दे क्रिएटेड अ सिस्टम अपने घर में, ठीक है, बहुत ओपन, को छुपा ढका छुपा नहीं था, और यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के और द यंगर हीरो हीरोइन जो है मावरा, उस पर आती है कि आप एक सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, आप देख के आ रहे हैं। और मावरा का शुरू में पर्सपेक्टिव भी ये था कि यू नो आई एडजस्ट, आई अकोमोडेट, लेकिन यू नो आपको नहीं पता कि एक्चुअली वो कल्चर क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या उसमें सर्वाइव करने की। सो आई एम विद इन दैट सिस्टम, नॉट सेइंग कि मैं भी उसमें रहना चाहूँगी, बट देन अगेन दैट्स माई डिसीजन इफ आई वॉन्ट टू जॉइन दैट फैमिली और नॉट। लेकिन टू मी दोज पेरेंट्स, जावेद शेख और जो वो उसके साथ की बनी हुई है, उस लड़की की माँ जो बनी है, दे क्रिएटेड अ सिस्टम, एंड टू मी एनीबडी जिसने उस सिस्टम में आना है वो देख क्या है, and if you don't like it then don't be a part of that system। बिल्कुल। और पता है क्या होता है, लाइक लोग कहते हैं, मतलब मैं हमेशा, जो इनकी शादियां मेरे बाद हुई हैं, कोई फ्रेंड्स हों, कोई फैमिली हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको कम से कम 3 से 5 साल फैमिली को देने हैं, हस्बैंड को देने हैं। अदरवाइज उससे पहले अगर आपको हो कि इट डिडंट वर्क आउट विदिन 6 मंथ, इट्स नॉट राइट, क्योंकि आप भी सीख रहे होते हो, वो भी सीख रहे होते हैं, वो आपको जान रहे होते हैं, आप उनको जान रहे होते हो। इट टेक टाइम, इट डजंट हैपन ओवर द नाइट। आई वुड से क्या आपने तो मंथ्स का है ना, 6 मंथ्स, आई वुड से कि शादी के 5 साल, वन थिंग और अनदर, इन मोस्ट केसेस यू वोंट एक्सपेक्टेड कि यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना। कभी कभी वो डिफरेंट होगा, मे बी कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अपने मसले होते हैं, लेकिन वही बात है कि जब वो लड़का लड़की अलग से निकले हैं और अलग रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक वो बहुत स्मूथ से। हाँ, बनाना ना बड़ी बेवकूफ़ी होती है
कि जी हम अगर अकेले होते तो ये मसले ना होते, तो फिर कोई और मसले होते हैं, अब और मसले हैं। बिकॉज दो इंसान डील कर रहे हैं ना, आप ट्विल्स भी साथ हो तो उनमें भी मसले होते हैं। सो द माइंड सेट नीड टू बी के कॉम्प्रोमाइज होगा, देयर विल बी मीटिंग इन द मिडल, दोनों साइड से होना चाहिए। सो एंड दैट्स अगेन गोइंग बैक टू कि आप ये कहेंगे जी ये खाली कंबाइंड फैमिली सिस्टम में टॉक्सिसिटी है, और अगर हम अकेले होते तो ये मसले ना होते। दैट्स रॉन्ग। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि कुछ महीनों में ही लोग कहना शुरू कर देते हैं वी नीड 3 to 5 years कि हम दें और समझें, और भाई उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होंगी, एकदम नहीं होता कुछ भी, इट टेक्स टाइम। आपकी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में। हाँ, और यू नो वही बात है, इवन 5 साल में भी हम जब बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, हाँ। यू नो आपके अगर पर्सपेक्टिव, आपकी जगह चेंज हो गई है, आपके रोल्स चेंज हो गए हैं, आप पहले काम नहीं करते थे अब आप काम करते हैं, आपके बच्चे हो गए, हर बिल्कुल। रोल के साथ चीज़ें फ़र्क होती हैं, एक्सपेक्टेशंस फ़र्क हो जाती हैं, लोगों की पर्सनैलिटीज़ बदल जाती हैं कुछ सालों बाद। सो कहीं ना कहीं मेरे जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। सो आई हैव येट टू सी अ कपल जो कि चाहे वो अकेला रहता था, चाहे वो इन-लॉज के साथ रहता था, दे डिडंट हैव थिंग्स कि उनको फिगर आउट करनी पड़ी। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप 3-4 साल जो हमने स्ट्रगल से काटे वो बहुत बुरे थे, एंड ऑल्सो माइंड यू कि हम ये इससे बातें करें जहाँ पे कोई अब्यूज़ नहीं है, राइट? आई मीन लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। बिल्कुल। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वी नो फैमिलीज इन पाकिस्तान जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ और बहुत गाली गलौज और ये सब किया जाता है, जो कि इस फैमिली में नहीं दिखाया हुआ, राइट? बिल्कुल। सो ये मेंटल टॉर्चर किया जाता है, ताने किया जाता है। सो इन अ रिलेटिवली फैमिली जहाँ पे आप सिर्फ एक सिस्टम से थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने 4-5 साल गुजारे सुराल में हम अकेले गए तो हमें बहुत सुकून आया। भाई आपने 4-5 साल जो गुजार लिए थे उसमें ऑलरेडी काफ़ी मसले रिजॉल्व हो गए। बिल्कुल। अगर आप वो 4-5 साल अकेले भी गुजारते तो आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ ट्रांजिशन इश्यूज होते। बिल्कुल होते। और आपने देखा है कि उनकी जो सिस्टर हैं, शी इज़ अ गुड सिस्टर, लेकिन वो खुद अलग रहती है, वो खुद अपने ससुराल से अलग रहती है, और फिर जब वो घर आती है और आके कि भाई भाभी को डांट, उसको डांट, कहीं जगह वो मुझे सही लगती है, कहीं जगह मुझे बहुत बुरी लगती है कि भाई ये क्या कर रही है। और अभी जो लास्ट एपिसोड में उसने बोला कि भाई को कि तुम तो घर फ़ोन ही मत करना, अगर तुम उनकी सलामती चाहते हो तो घर फ़ोन ही मत करना। दैट वाज अ वेरी बैड एडवाइस। उसको ये कहना चाहिए था कि दिस इज़ द टाइम, गो बैक टू योर पेरेंट्स, बिकॉज 2 बड़े चले गए हैं, you can go back to them, you can look after them, this is your chance to make your relationship better with them again. हाँ, बस वही बात है ना, समझदार इंसान भी एक होना एक ज़रूरी ब्लेसिंग होती है। और जो आप बात कर रही है हिपोक्रेसी जो है रिलेशनशिप में, कि चाहे वो नंद हो या वो लड़की खुद हो, और यू नो नंद किस तरह से अपने घर को डील करती है वर्सेस अपनी भाभीयों को देखती है, यू नो, बिल्कुल। और लड़की जो है वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को डील करती है वर्सेस अपने ससुराल को डील करती है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर। मैं हमेशा कहती हूँ और कुछ नहीं तो अपने आप से सच बोलें, बिल्कुल। ठीक है? ऊपर आप डिफेंसिव होते हैं, आपके जेंडर्स होते हैं, फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में अपने आप सच बोलें कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप पे वो इंसाइट भी नहीं है तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक इन एनी रिलेशनशिप, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। चलें आगे आगे देखते हैं कि ड्रामे में होता क्या है। आई थिंक आफ्टर few days, few episodes, we need to discuss this again, what happened. क्योंकि इनकी जब आप इसका इंट्रो देखते हैं ना, जो इन्होंने वो इसका OST बनाया हुआ है, उसके अंदर जावेद शेख जो हैं वो उसके बाप को, दीपक परवानी को, वो कुरान पढ़ना सिखा रहा है। अब जो गोइंग फॉरवर्ड जो बनाया नया बनाया उन्होंने ये, हाँ, तो लाइक दैट लुक रियली गुड कि इनकी बॉन्डिंग होगी दोबारा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि हमेशा ये दिखा देते हैं बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, आए माफ़ी मांगी, ड्रामा ख़त्म। रियल लाइफ में ऐसे होता नहीं है। रियल लाइफ में टाइम लगता है चीज़ें सुधरते हुए, टाइम लगता है आपके रिलेशनशिप सुधरते हुए। सो लेट्स सी व्हाट दे गोना डू। या आई रियली होप कि दे गिव पीपल दोस टूल्स। ये इनको तो ना कुछ एक फुट इन द डोर दें कि ये देखिए ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक तरीका है जिस तरह से, बिकॉज 1000 तरीके होंगे इस मसले को रिजॉल्व करने के, इस स्टोरी को आगे जाने के, डिफरेंट घरों में डिफरेंट लोगों के हिसाब से। सो आई होप कि वो जो भी दिखाएं, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई सॉ दैट न्यू OST एज वेल कि कुछ कनेक्शन वहाँ बॉन्डिंग हो रही है। जो इंडिपेंडेंट फैमिली है वो थोड़ा उनको मे बी वो एक दूसरे से सीख रहे हैं कि कैसे एग्जिस्ट करना है। एम्पैथी दिखाई है लड़की के घर में बाप के दिल में कि उसके पास ही हैज़ एम्पैथी फॉर द अदर फैमिली कि यू नो ऑलवेज लुकिंग एट देयर पर्सपेक्टिव।
सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई रियली होप दे गिव सम टूल्स कि अगर आप इन सिचुएशंस में हैं तो दीज आर डिफरेंट वेज टू रिजॉल्व इट। जहाँ बिल्कुल। पे मेरा हमेशा गोल ये होता है थेरेपी में, आपको बताऊं, कि रिश्ते ना टूटे, दरवाजे ना बंद हों, चेंज सही हो कह जाए, चेंज हो जाए, पहले जिस तरीके से रिश्ता था उस तरह का ना रहे। चाहे वो अक्सर मेरे पास आते हैं थेरेपी में बच्चे, यंगर जनरेशन जो यहाँ पे होते हैं, सेकंड जनरेशन पढ़ रही होती है और पेरेंट्स, अब मुझे ये होता है कि चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, रिलेशनशिप बेशक फ़र्क रखना शुरू हो जाए लेकिन दरवाज़ा बंद ना हो, कटे ना हो, ख़त्म ना हो। सो आई रियली होप दैट्स व्हाट दे आर गोना शो के कनेक्शंस रहे हैं लेकिन दे लुक डिफरेंट नाउ। जी, तो आप इसको लेके कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक दिस व्हाट आई जस्ट सेड कि स्पेशली आजकल की दुनिया में एज अब दुनिया इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो याद रखें, आप दरवाज़ा बंद करेंगे, बच्चों के पास बहुत जगह जाने के लिए, एंड यू नो लॉन्ग टर्म दोनों साइड रिग्रेट करेंगी। तो वही चीज़ आई थिंक रिलीजन में भी एक कता ताल्लुक ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो एक पुराने जनरेशन मेरे साथ बाप ने कहा है बहुत दफ़ा कि अब वापस मत आना, मैं मर भी जाऊँ तो वापस ना आना। वी दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। आप गालियाँ देते हैं, लड़ लें, जो मर्जी हो जाए, लेकिन यू नो कीप रास्ते बंद ना करें। आपको याद है कि जब आई डोंट नो आप कब थी पाकिस्तान में, लेकिन हम जब छोटे होते थे तो उस टाइम पे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था। तो अखबार में सम टाइम एक ऐड आई होती थी कि मैंने सो एंड सो अपने बेटे को आँख कर दिया है। जी क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर ये सब पढ़ने का बहुत शौक़ होता था। तो मैं कहती थी ये क्या आँख कर दिया, व्हाट इज़ आँख, मतलब क्या है? मतलब कोई बाप या माँ इतने भी तंग आ जाते हैं कि वो बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐड ही दे देते हैं, लाइक एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद दिस चाइल्ड एनी मोर, दिस इज़ हिज नेम, दिस इज़ मेरे वालिद का नाम और मैंने उसको अपने सब रिश्तों से आग कर दिया। सो दैट इज़ वेरी बिग थिंग। बस वही एक फुल सर्कल हो गया जहाँ से आपने शुरू किया था कि एक्सपेक्टेशंस जो है इतनी ज़्यादा और इतनी ऊंची थी पहले, और ऐसे मेंटेन की गई थी कि अगर ये नहीं हुई तो बस फिर ख़त्म, बस ख़त्म, फिर है या नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन जो अगली जनरेशन आई जिसने एक्सपीरियंस किया, उसने उसमें चेंज आया, उसने कहा यार यू नो दिस वाज अ बैड एक्सपीरियंस, अभी बच्चों के साथ ये नहीं कर, बच्चों के साथ ये नहीं कर, जो है वो और फ्लेक्सिबल है। लेकिन मैं हमेशा वही कहूँगी कि बहुत देयर इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, और आई मिस द कलेक्टिविस्ट कल्चर। उस मतलब ठीक है, मे बी वो एक जनरेशन के लिए बीच में मुश्किल होती है, जो बहू होती है या जो बच्चे का यू नो बच्चा आपके साथ रह रहा होता है, लेकिन वो मुझे लगता है हर कोई अपनी ज़िंदगी से गुजर के उस पॉइंट पे ज़रूर आता है कि वो कहता है चलो शुक्र है हमने मेंटेन की। बिल्कुल बिल्कुल। बात ही कि उस टाइम तक पहुँचते हुए जो डैमेज होगा वो आपने अवॉइड करना है, वो अवॉइड करना हो जाए कि वापस ना जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया हुरिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जैसे पूरा ड्रामा, बल्कि जब हमारी बात हुई थी कि हमने इस ड्रामे के बारे में बात करनी है, शायद मैं उसको इतने पहले गौर से ना देखती, लेकिन फिर मैंने उसको गौर से देखना शुरू किया कि वी नीड टू टॉक अबाउट इट, आई नीड टू सी दैट, एंड देन मैं उस ड्रामे से बंद गई। अब मुझे इंतज़ार होता है एक उसका और एक केस नंबर 9 का। उफ, आई लव दैट शो। एक दिन उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके और आपके व्यूज़ जान के एज अ थेरेपिस्ट भी, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ओनली फ्रॉम वन प्रोस्पेक्टिव। मेरा माइंड ये कह रहा है, मैं जैसे जैसे लोगों से मिलती हूँ और थ्रू दिस पॉडकास्ट लिटरली आई लर्न सो मच। और फिर मैंने ये सोचना भी शुरू किया कि वो क्या सोच रहा होगा, वट अदर पर्सन इज़ थिंकिंग। वी ऑलवेज लाइक अगर हमने एक चीज़ देखी होती है, हम अपने माइंड से सोच के उसको अच्छा या बुरा बना लेते हैं, लेकिन हम दूसरे के माइंड से नहीं सोचते। अगर हम सोचें तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएं, अगर हम सोचें तो बहुत सी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। एंड अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या कॉन्सिक्वेंस चाहिए, राइट? तो आप जो भी सोचें कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आर यू गोना बी हैप्पी विद इट एंड पे? तो आई थिंक हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा जो हमने डिस्कस किया, शायद वो रिलेट कर सकें, शायद उनको लगे कि हाँ ये जो सारी बातें हैं इनसे हम भी कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करते हैं। हमारा इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये ड्रामा हकीकत से बहुत करीब है।
ऐसी कहानी है जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है, और इसमें कुछ भी ये नहीं लगता देख के ये क्या बोंगी मार दी या ये क्या इन्होंने कर दिया, ये तो रियल लाइफ में होता ही नहीं है। तो आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। एंड हुरिया, आपका मेरे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी फेस टू फेस भी मिलेंगे। फिर मिलेंगे, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।